नमस्कार प्यारे साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत अपने अमका क्लासेस इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज मैं आपको रीट 2021 का पेपर सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मैथ का। ठीक है साथियों, और जो भी साथी देखते हों वो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। और मैं चाह रहा हूँ कि 2011 से लेकर के 2023-24 तक जितने भी पेपर हुए हैं रीट के या टेट के, उन सभी को सॉल्व कराऊँ। ठीक है, तो आप सभी सहयोग करेंगे, वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी कंटिन्यू। तो एक बार सभी प्लीज़ क्लास को लाइक कर देना और शेयर कर देना। चलिए साथियों, इसको अगर आपको ये कह रहा है अनवसानी आवर्ती संख्या 0.123 पर बार के भिन्न के बराबर है, इसको मुझे भिन्न के फॉर्मेट में करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, आपको जो संख्या दी है उस संख्या को लिखते हैं पूरी को। ये पूरी जो संख्या दी है 123, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, संख्या लिखा जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, संख्या। संख्या कितनी है, 123। उसके बाद आपको माइनस करना है बिना बार वाली संख्या, जिस पर बार नहीं होता उसको बार माइनस कर देते हैं। जितने अंकों पर बार होते हैं उतने अंकों पर 9 लगा देते हैं। कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर, एक 9 का। और जितने अंकों पर बार नहीं होता उतने 0 लगा देते हैं ना। अगर आपको कभी भी सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, आप संख्या लिखोगे, जो भी आपकी संख्या है। संख्या में से वो संख्या घटाओगे जिस पर बार नहीं हो। संख्या माइनस बिना वार वाली संख्या। क्या, बिना वार वाली संख्या, बिना वार वाली संख्या है ना। संख्या माइनस बिना वार वाली संख्या बट्टे क्या करोगे, जितने अंकों पर बार होते हैं उतने 9। 9 कितने लिखने हैं, जितने अंकों पर बार हो, जितने अंकों पर, जितने अंकों पर बार हो, जितने अंकों पर बार हो उतने 9 के लगाने हैं। और जितने अंकों पर बार नहीं होता उतने 0 जितने पर बार ना हो, जितने पर बार ना हो, जितने अंकों पर बार नहीं हो उतने क्या लगाने हैं, 0 है ना। तो आप ये देखेंगे, सबसे पहले मैंने संख्या को लिख लिया 123। उसके बाद बिना बार वाली संख्या, मतलब जिस पर बार नहीं है, 12 हो गया, बट्टे जितने अंकों पर बार होता है उतने 9 के आते हैं। कितने अंकों पर बार है, एक अंक पर, एक 9 का आएगा। और जितने अंकों पर बार नहीं होता उतने 0 लगा देते हैं। 2 अंकों पर पॉइंट के बाद आप देख रहे हो बार नहीं है, इसलिए 2 0 आ जाएंगे। यहाँ से आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 111/900, 111/900, 3 से काट दोगे इसके बाद 33 बार, 3 से काट दोगे और 3 से काटोगे इसको 300, है ना। अब ये आगे जाके नहीं कटेगा तो आंसर क्या आएगा, 37/300। क्या 37/300 ऑप्शन पहला है? क्या 37/300 ऑप्शन नंबर पहला है? नहीं है साथियों। क्या दूसरा है? नहीं है। और भी देखेंगे आप, क्या तीसरा चौथा में से कोई एक ऑप्शन है? बिल्कुल 37/300, ये आपका आंसर आ गया सी। तो सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। जो जो साथी सी करके आए थे उन सब का सही था। अब देखें क्वेश्चन नंबर अगला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 50 पैसे के 16 सिक्कों का मूल्य कितना होगा। आप सभी को पता है कि 50 पैसे के 16 सिक्के का मतलब क्या हो गया, 8 रुपये। क्या 50 पैसे के 16 सिक्के होंगे मतलब 8 रुपये हो गए। तो इनमें से कौन सा ऐसा है ऑप्शन जो 8 रुपये देगा। देखो, 1 रुपये के 4 सिक्के 4 रुपये हो गए, 1 रुपये के 4 सिक्के 4 रुपये हो गए, 2 रुपये के 3 सिक्के 6। तो 6 और 4 यहाँ से 10 रुपये मिलेंगे, ऑप्शन फर्स्ट गया भाई। 50 पैसे के 16 सिक्के मिलकर के 8 रुपये बनाएंगे। यहाँ से आप देखो, 1 1 के 4 रुपये 4 हो गए, 2 रुपये के 3 सिक्के 6। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब ऑप्शन देखते हैं बी वाला। बी वाला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन बी को चेक करेंगे एक बार, बी को, है ना, कहीं 8 रुपये तो नहीं दिख रहा। चलिए, 2 रुपये के 3 सिक्के, 2 रुपये के 3 सिक्के मतलब 6 रुपये हो गए। 25 पैसे के 8 सिक्के, 25 अट्टे 200 मतलब 200 पैसे हो गए। ये क्या हो गया, 200 पैसे। 25 पैसे के 8 सिक्के होंगे, 200 पैसे गए। 1 पैसे में 100 रुपये, 100 पैसे का 1 रुपये, 200 पैसे का 2 रुपये। 6 और 2 कितने हो गए, 8। ये 8 मैच कर गया। तो इसका आंसर बी था। जो साथी बी आंसर करके आ रहे हैं उन सबका सही है। यहाँ से नहीं बैठेगा क्योंकि 2 रुपये के 3 सिक्के 6 रुपये हो गए और 25 पैसे के 6 सिक्के 1.5। तो इसका मतलब 6 और 1.5 कितना हो रहा है, 7.5। तो ये 8 नहीं देगा, इसका मतलब ये ऑप्शन गया। ठीक है, अभी ऑप्शन बी ये आ रहा है ना। डी को भी आप चेक कर सकते हो। अगर आप देखोगे 2 रुपये के 2 सिक्के हो गए, 2 दूनी 4 रुपये हो गए यहाँ से। ठीक है, 1 रुपये के 3 सिक्के 3 ये हो गए, 4 और 3 कितने हो रहे हैं, 7 रुपये, हमें लेके आने 8। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, या मैं बात करूं मैथ का, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे ये वाला। ठीक है, ये कि अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा, डिसेंडिंग।
आरोही का मतलब क्या होता है? बढ़ते क्रम, आरोही क्रम। साथियों भूल जाए तो ये ध्यान रखना कि आज की टू मूवी थी ना, उसमें श्रद्धा कपूर हीरोनी थी, उसका नाम आरोही था। तो वो पहले छोटी सिंगर होती, धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। आरोही मतलब पहले बढ़ते बढ़ते गई, बढ़ता क्रम, छोटे से बढ़ता क्रम। और अवरोही का मतलब क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर। इसका मतलब घटते क्रम, घटते क्रम मतलब पहले बड़ी फिर छोटी, है ना। तो आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए 2 जीरो लगा लेना हमेशा, आपको सिंपली हो जाएगा। जो भी आपके अंश है उनमें 2 जीरो लगा लेना। क्या अंश है उनमें 2 जीरो लगा देना। 7 का भाग दो आप, 7 दूनी 14, 28 7 196, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। दूसरे को आप करोगे तो 13 दूनी 26, 4 जीरो, है ना, 4 जीरो, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। और जी करोगे तो 6 8 48, 2 जीरो, 6 दूनी 12, 82 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 82 पॉइंट समथिंग। सबसे पहले आपको ऐसा क्वेश्चन कभी भी मिल जाए, अंश में 2 जीरो लगा लोगे, सभी के अंशों में 2 जीरो लगा दोगे, क्योंकि भिन्न को किसी भी संख्या से गुणा करो या भाग करो कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी तुल्य भिन्न ही रहती हैं। तो मैंने 2 जीरो लगा दिया, 28 7 196, 28 पॉइंट समथिंग आएगा। 13 दूनी 26, 4 जीरो, 13 3 39, 23 पॉइंट समथिंग आएगा। और इसमें 6 8 48 भाग देना फिर तो आपको नीचे वाली संख्या का, 6 8 48, 2 जीरो, 6 दूनी 12, 82 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ये लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी है, लास्ट वाली संख्या सबसे बड़ी है, 5/6 सबसे बड़ी है। उससे छोटी कौन सी है? 2/7। और उससे छोटी है कौन सी? 2/13, 3/13। कितनी? 3/13, 3/13। तो 5/6, 2/7, 3/13, ऑप्शन फर्स्ट मैच कर गया बिल्कुल साथियों। क्वेश्चन नंबर 93 का जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 94, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ये इंग्लिश में भी दिया है, हिंदी में भी दिया है। इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो सिंपली करिएगा। सबसे पहले इसको देखिएगा, 5 एकम 5 और 3 8, तो ये आएगा -8/5, -8/5 आएगा। 5 एकम 5 और 3 8/5। अच्छा ये -8/5 आ गया, ये माइनस आ जाएगा भाई। अगर माइनस का चिन्ह ब्रैकेट के बाहर होता है तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। 3 दूनी 6, 2 8, 8/3, ये क्या आएगा? 8/3 है ना भाई। 3 दूनी 6, 2 8/3। अच्छा माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस का है, तो आप ये माइनस की जगह प्लस कर दोगे। 4 6 24 और 5 29, 29/6 आएगा। कितना? 29/6। इन सब का देखोगे आप एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा भाई? एलसीएम कितना आएगा? या फिर आप एलसीएम ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। 30 एलसीएम आएगा ना, 30 इसका, क्योंकि 6 30, 5 से काटोगे 30 6 बार, 6 चौके 24, माइनस का 24, 5 3 6 का एलसीएम कितना आ गया? 6 5 30, 5 का भाग दो 30 में, 6 6, सॉरी ये मिस्टेक हो गई। एक बार माई मिस्टेक, सॉरी। चलो कोई बात नहीं है, आ जाइएगा। एलसीएम ले लीजिएगा इनका। एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। 5 का भाग 30 में 6, 6 8 48, तो 48 का एक होगा माइनस का 48, माइनस 3 का भाग 30 में 10, 10 8 80, माइनस का 80 प्लस, और 6 5 30, 29 5 145, ये 145 आ गया। कितना आ गया? 145। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आप देखोगे कितना आएगा। ये यहाँ पर माइनस का 128 भाई, 8 0 8 8 4 12, माइनस का 128 और प्लस का 145 है ही, बट्टे आप लोगों का 30 है ही। तो 145 में से 128 गया 17, 17/30 प्लस का 17/30। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन डी मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आ गया। एक बार फिर से समझ लो। सबसे पहले मैं क्या किया, इसको सिंपली किया। 5 एकम 5 3 8/5, माइनस 3 दूनी 6 2 8/3, माइनस था लेकिन ब्रैकेट के बाहर माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा। 4 6 24 और 5 29/6। इसका एलसीएम लेंगे, 5 का भाग देंगे 30 में, 6 6 8 48, माइनस 3 दाई 30, 8 दाई 80, और 6 5 30, 29 5 145। आप देखोगे माइनस का कितना हो गया? 8, इनको प्लस करोगे 128 और प्लस का 145, तो ये क्या आएगा भाई? प्लस का 115 है, माइनस का 128, प्लस का 17 बटेगा, बचेगा 30, 17/30 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए
ऐसी बड़ी से बड़ी क्वेश्चन अगला अगला है मेरे भाइयों। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। बताइए जिसमें 244 2052 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं, है ना। प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, इसका मतलब आपको मासा लेना है। बड़ी से बड़ी संख्या कभी भी पूछा जाता है मासा लोगे, और छोटी से छोटी संख्या कभी भी पूछा जाता है एलसीएम लोगे, है ना। एचसीएफ लोगे इसका, लेकिन किसका किसका बताइएगा। एलसीएम किसका आएगा। एलसीएम आएगा 244 माइनस 4 करोगे भाई, 4 तो 7 शेष बचाना है ना, तो 240 बचेगा। कितना बचेगा 240 बचेगा। इसी तरीके से 2052 में से 4 घटाओगे, 2052 में से भी 4 घटाओगे भाई, 400 शेष बचाना है ना, 4 शेष बचाना है। 244 में से 4 गया 240, 2052 में से 4 गया 2048। आप ऐसे संख्या देखिएगा भाई, मासा कभी भी अगर मैं देखूं तो मासा हमेशा, अगर ये ऑप्शन सही होते हैं तो ये तो 2 ऑप्शन हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो देखो 16 भाई, बड़ी से बड़ी संख्या 16 का भाग इसमें जा रहा है क्या। 16 का भाग 16 कम 16 16 4 4 32, और 32 16 का भाग जा रहा है ना, 16 कम 16। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग जाता है वही मासा कहलाती है। 16 कम 16 8 0 80, 16 5 80, 15 बचा। 16 कम 16 4 4, 16 दूनी 32, 12 16 128। अब किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अब इन दोनों में कोई भी संख्या नहीं आ रही मासा में, जहाँ तक भाग देना बंद हो जाए। भाई 3 का जा नहीं रहा, 1 2 3 8 11, 5 का भी नहीं जा रहा, इसका मतलब केवल 16 संख्या होगी। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या तो 240 को भी हाइद करे, 2048 को भी 16, तो 16 मासा हो गया। तो मासा ही आंसर आएगा, 16 ही ऐसी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। पी टेकन लोन ऑफ ₹9,000 एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8.5% for 2 years and 8 months, then total amounts to be returned by him will be। समझ गए होंगे आप एक बार इंग्लिश में, अब हिंदी में देख लीजिएगा। पी ने 9,000 रुपये की राशि ली, किस दर से 8.5% की दर से, और 2 वर्ष 8 माह के लिए, तो उसने कुल कितनी लौटानी होगी, राशि लौटानी होगी। इसका मतलब अमाउंट कितना लौटाना पड़ेगा। मिश्र धन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। सबसे पहले रेट देखें, दर क्या होगी मेरे भाइयों, 8.5% होगी। दर कितनी होगी 8.5%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में लेके आऊँ, परसेंट से क्या आएगा, बट्टे में 100 आएगा, और पॉइंट से 0 आएगा, है ना। 8.5% का मतलब हो गया, परसेंट से बट्टे में 100 आएगा, पॉइंट से 0। अच्छा, यहाँ पे 5 से काटोगे 17 बार, और 5 से काटोगे कितनी बार, 200 बार, ठीक है, 200 बार। मतलब नीचे वाला होता है मूलधन, और ऊपर वाला होता है 1 साल का ब्याज, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष 8 माह, 2 वर्ष 8 माह का मतलब हो गया, सबसे पहले 2 वर्ष 8 माह, 2 तो वर्ष है, 8 माह को वर्ष में बदल लीजिएगा, कितना आएगा, 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 साल हो गई। कितनी होगी, 8/3 साल हो गई, ठीक है। 8/3 का गुणा कर दीजिएगा भाई, ये 1 साल का था ना, हमें 8/3 साल का निकालना है। ये 8/3 वर्ष कैसे है भाई, 2 वर्ष 8 माह, 8/12, 4 दूनी 8, 4 ती 12, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 साल हो जाएगी ना। तो 17/2, तो 200 तो कैसे आ गया, परसेंट से कट के ये आ गया ना, 17/200 मैंने क्लियर कर ही दिया, है ना। कभी भी आपको ब्याज निकालनी हो ना, ब्याज, सादा ब्याज का यही केस रहता है कि हर साल समान होती है। अगर आपको दर इंटू समय कर दोगे ना, तो आपको ब्याज में प्राप्त हो जाएगी। जैसे 5% की दर से 3 साल का ब्याज, तो 5 × 3 = 15 कर दो। 6% की दर से 4 साल का ब्याज, 6 × 4 = 24%। तो इस तरीके से ब्याज निकालते हैं। दर तो ये आ गया, समय इतना आ गया, 8 से काटोगे 25 बार, तो ये आएगा 17/28, 17/28, ठीक है, 17/28, सॉरी 17/75, क्या आएगा, 17/75 आएगा, सॉरी 17/75, क्या आएगा, 17/75 आएगा, क्योंकि 25 थी 75 होगी ना, 17/75 आएगा, 17/75। अगर मूलधन 75 होगा तो 17 ब्याज, इसका मतलब मिश्रधन कितना आएगा, 9,000 रुपये का कितना मिश्रधन हो जाएगा, क्योंकि मिश्रधन पूछा ना। 75 रुपये मूलधन हो गया, 17 रुपये ब्याज के हो गए, तो 75 17 92, ये हो गया मिश्रधन।
बट्टे कितने पर, मूलधन पर 75 पर, क्योंकि 75 दिया आपको। तो 25 से काटोगे 3 बार, 25 × 75, 25 × 75, 15 जीरो 25 का 150, ये हो गया 130, 360, 3 से काटोगे 120। अब 120 गुणा 92 करोगे तो 0, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आना चाहिए। ये तो आंसर होगा नहीं, ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। 12 दूनी 24, 12 का गुणा 92 से 12 दूनी 24, 2, 12 नंबर 108 और 2 110। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर 11,040 आएगा। क्या आएगा? 11,040 इसका करेक्ट आंसर आएगा। तो जो साठी 11,040 करके आए होंगे उन सबका सही है। दर 8.5%। इसको फ्रैक्शन में लेके आया मैं, 17/200 हो गया। 8/3 साल है भाई, 17/200 हर एक साल था, 8/3 साल है तो इसका ब्याज निकाल लीजिएगा। 8 से काटा 25 बार, 17/75, 17/75 हो गया ब्याज, कुल ब्याज हो गया। 75 रुपये मूलधन होगा, 75 रुपये तुम्हारा प्रिंसिपल होगा, तो 17 रुपये ब्याज का हो गया। तो मिश्रधन कितना हो गया? 92। मिश्रधन तो निकालना है, 92 गुणा मूलधन से क्या कर दोगे? गुणा भाग। मूलधन कितना है? 75। काटने पर 11,040 करेक्ट आंसर आएगा। तो जिन साथियों का 11,040 है उन सबका सही है। एकदम बढ़िया वाला क्वेश्चन मेरे साथी, एकदम शानदार क्वेश्चन। ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश में नहीं लेके आया, आपको हिंदी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक राशि एक 22 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर आयताकार कागज को फोल्ड करके एक 4 सेंटीमीटर ऊंचाई का वेलन बनाया जाता है। इस वेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। साथियों वेलन इस तरीके का होता है, बेलन समथिंग किस प्रकार का होता है? इस तरीके का। ये क्या हो गया? बेलन हो गया। अब जब एक आयताकार कागज को फोल्ड करते हो ना, ये जैसे एक आयताकार कागज हो गया, जब इसके आयताकार कागज को फोल्ड करोगे आप, फोल्ड करोगे ना, है ना, मोड़ करके बनाओगे एक तरीके से, तो ये इसका शेप ले लेगा। लेकिन ये जो इसका जो क्षेत्र है, ये इसकी क्या है? लंबाई। ये इसकी लंबाई है ना, आयत की जो लंबाई है ना, आयत की लंबाई किस में चेंज हो जाएगी? जो इसका वक्र पृष्ठ बन जाएगा, जो सॉरी वही इसकी क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। वही इसकी क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी, है ना, समझ में आ गया? तो वही इसकी क्या बन जाएगी? जो इसकी लंबाई हो जाएगी वही इसकी क्या बन जाएगी? परिधि बन जाएगी। ठीक है, वृत्त का आयत के मतलब वृत्ताकार जो है ना सिरा, उसके क्या बन जाएगी? परिधि। तो इसके वृत्त की जो परिधि कहलाएगी। ऐसा करने पर क्या होगा कि आयत की लंबाई जो होगी ना, किस में कन्वर्ट हो जाएगी? किस में जाएगी? बेलन के आधार की परिधि। बेलन के आधार की काय में चेंज हो जाएगी? परिधि। ये दोनों सेम हो जाएंगे, बेलन के आधार की परिधि हो जाएगी, यही बेलन की परिधि हो जाएगी और यही इसकी क्या हो जाएगी? लंबाई आधार की। तो अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? आयत की लंबाई कितनी है? 22 सेंटीमीटर। यही इसकी क्या हो जाएगी? इसका परिधि हो जाएगी। और परिधि क्या होती है? 2πr। 2π का मतलब हो गया 22/7 और r, 2πr बराबर क्या हो गया? 22। ये समझ में आ गया क्या? आप एक बार मुझे बताइएगा, यस और नो करके बताइएगा, क्या आप लोगों को ये क्लियर समझ में आ गया क्या? जो इसकी आयत की लंबाई है ना, जो इस आयत की क्या है? लंबाई, आयत की लंबाई है, वह जब इसको फोल्ड करोगे आप तो ये इस टाइप का बन जाएगा। तो ये इसका क्या बन जाएगा? आधार का परिमाप। आधार का परिमाप क्या होता है भाई? बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार। बेलन का आधार क्या होता है? वृत्ताकार। और वृत्त की परिधि क्या होती है? बोलिए, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। इसका मतलब ये 2πr हो जाएगा। यहाँ से करोगे 22 से 22 कट जाएगा। आर का मान क्या आएगा भाई? 7 जो भाग में है वो भाग 2/7 है, वो 7/2 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे इसकी त्रिज्या क्या आ जाएगी? 7/2। इसका बेलन का वक्र पृष्ठ पूछा गया है। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ 2πrh। 2πrh। एक बात आप ऐसे भी कर सकते थे कि 2πr तो आपको पता ही है कितना है? 22। यहाँ पे कुछ ना करो तो आप ये मान लो 2πr तो कितना है? 22। और h क्या हो गया? h इसकी ऊंचाई
जो कि हमें दी है 4, तो डायरेक्ट ही कर सकते थे 88। एक बार फिर से समझो, अगर आप ये सब करना नहीं जान चाहते तो आप इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते थे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग इसको शॉर्ट करने में चाहते थे तो भी आप कर सकते थे बिना इसको करे। अब कैसे कर सकते थे वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक बार इसको इरेज करके बताने वाला हूँ, है ना। एक मिनट भाइयों। चलिए इतने पे ही बता देता हूँ मैं। भाई बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना वो 2πr/h होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कतई भी। अब ये 2πr, आपको ये ध्यान रखना है कि जो आयत की लंबाई होगी, जो आपके आयत की लंबाई हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, इस 2πr की वैल्यू हो जाएगी। और आयत की लंबाई कितनी दी है 22, तो डायरेक्ट क्या कर देते, तो आप तो डायरेक्ट क्या कर देते 22 का गुणा कर देते किससे, एच से, ऊंचाई से। ऊंचाई कितनी है 4, तो डायरेक्ट ही आ गया, इसको मैं कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है कि आयत की जो लंबाई है वही 2πr हो जाएगी बस। और लंबाई कितनी दी है 22, तो 22 2πr का काम करेगी, उसमें 4 का गुणा कर दो बस, 88 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। शानदार है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताइएगा। ऑप्शन मेरे लाडलो कौन सा आ जाएगा, बी। बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिए मेरे भाइयों। अगला ये शानदार क्वेश्चन था, एक बार इसको पढ़िएगा। दिए गए चित्र में ए बी तथा सी डी बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं। आप चित्र में देखोगे यदि ओ ई तथा ओ एफ का बी ओ डी तथा सी ओ डी समद्विभाजक है। अच्छा, ये समद्विभाजक हो रहा है। कोण ई ओ डी 25 है, तो सी ओ आप ज्ञात कीजिए। देखिएगा इस क्वेश्चन में, देखिएगा आपको बिल्कुल क्लियर दिखेगा। सब कुछ दिख रहा है ना, बताइए। सब कुछ दिख रहा है ना मेरे भाइयों। चलिए चलिए चलिए, करिएगा करिएगा, शानदार शानदार शानदार। देखिए ये कह रहा है कि जो ओ ई है ना, ये ओ ई, ये लिख देता हूँ। ओ ई जो है ना, जो आपको दिया है वो लिख देता हूँ। कोण बी ओ डी का समद्विभाजक है, बी ओ डी का समद्विभाजक है। क्या है, समद्विभाजक है। इसी तरीके से ओ एफ, जो आपका जो ओ एफ है ना, ये वाला, ये ओ एफ, ये जो ओ एफ है, ये जो ओ एफ है क्या है, कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है। कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है। क्या है, कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है, ये ध्यान रखना है। अब बताइए सबसे पहले, अगर ये समद्विभाजक है, एंगल वाइज सेक्टर है, अगर एंगल वाइज सेक्टर है तो क्या होगा, यदि एंगल वाइज सेक्टर है मेरे भाइयों तो क्या होगा, एंगल वाइज सेक्टर है ना ये, अगर ये एंगल वाइज सेक्टर है, इसका मतलब अगर ये 25 का हो गया तो ये भी कितने का आएगा, 25 का, हाँ या ना भाई, बराबर बराबर होंगे, ये भी 25 का। और ओ एफ क्या है, जो ये ओ एफ है ना वो कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है इसका। अगर समद्विभाजक है भाई, यहाँ पे तो मुझे पता था 25 है तो ये भी 25 मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना पता मुझे ये कितना है, तो इसको मुझे x का नाम देना पड़ेगा, तो ये भी x हो जाएगा। बोलो हाँ या ना भाई। ये तो 25 का था और दोनों एंगल बाई सेक्टर है, तो ये भी 25 का करना है, लेकिन यहाँ पर हमें कोण थोड़ी ना दे रखा। इसका अगर इसको मैं x मान लूँ तो ये भी x मानना पड़ेगा। अब ध्यान से देखो मेरे भाई, ये सी ओ डी आपको दिख रही है ना, ये सी ओ डी एक सीधी रेखा है। क्या है, सीधी रेखा। और सीधी रेखा पर एक ही तरफ बनने कोणों का योग 180 होता है, हाँ या ना। इसका मतलब 25 प्लस, इन सब को प्लस करूँ, 25 प्लस 25 प्लस एक्स प्लस एक्स, 25 ये वाला 25 ये वाला 25 ये वाला एक्स और ये वाला एक्स, सबको प्लस करने पर, सबको अगर मैं प्लस करूँ तो 180 आएगा, है ना। तो आप देखोगे 25 25 50, 50 हो गया, प्लस एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, एक्स और एक्स क्या हो गया, 2x, एक्स और एक्स क्या हो गया, 2x, बराबर कितना हो गया, 180। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई, 180 में से 50 माइनस कर दो, कितना हो गया, 130। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 130/2, कितना आ जाएगा, 65 डिग्री, 65 डिग्री इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या, 65 इसका करेक्ट आंसर आएगा।
ऑप्शन बी मेरे लाडलो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर ये एंगल वाइज सेक्टर है तो ये भी 25, ये भी 25 का होगा। और ये कौन नहीं दिया था, हालांकि ओ एफ भी एंगल वाइज सेक्टर है, इसका मतलब ये एक्स ये एक्स। एक ही तरफ बने कोणों का योग, एक ही रेखा पर एक ही तरफ बने कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। 25 + 25 + x बराबर 180, ये बराबर का चिन्ह है। 25 25 क्या हो गया, 50 हो गया। 180 में से 50 उधर जाके माइनस का होगा, 2x की वैल्यू हो गई। x का मान कितना आएगा, 65, 65। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर आएगा मेरे प्यारे भेजो। क्वेश्चन अगला, आप इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। एरिया ऑफ द स्क्वायर फील्ड इज 6400 मीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पर्सन 5 राउंड ऑन इट्स पेरीमीटर इच। इसका पेरीमीटर क्या आएगा। अब देखिए अगला, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 6400 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय की जाएगी। तो आप ये देखोगे भाई, आप ये देखोगे कि जो वर्गाकार मैदान होता है ना, उसका मैदान वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बताइए। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। और भुजा स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 6400। तो यहाँ से आप इसकी भुजा निकाल सकते हो ना, वर्ग की। वर्ग की भुजा कितना आएगी, अगर ये 6400 वो है तो इसका वर्गमूल ले लो 6400 का, और 6400 का वर्गमूल आएगा वो कितना आएगा, 80। इसका मतलब भुजा कितनी होगी, 80 हो गई। अब देखिए वर्ग अगर आपको परिमिति निकालनी है कभी भी किसी भी आकृति की, इसका मतलब सभी भुजाओं का योग। तो इसका जो परिमाप या परिमिति, परिमाप या परिमिति बात एक ही होती है भाई। परिमाप या परिमिति निकालो। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा, क्योंकि इसकी चारों की चारों भुजा कैसी होती है, सेम। तो ये भी सबको जोड़ देना होगा, तो 4 का गुणा कर दो ना। फिर 4 का गुणा 80 से हो गया, 80 चौके 320, 320। अच्छा मीटर में आएगा, मीटर स्क्वायर में सर मीटर में आता है हमेशा परिमाप। आपसे क्या पूछा है, 5 चक्कर में तय दूरी। भाई एक चक्कर लगाया मैंने इसका पूरा कंप्लीटली, मैंने इसका एक चक्कर लगाया, और जिसमें मुझे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ा, 320 किलोमीटर चलना पड़ा। एक डिस्टेंस के लिए मुझे 320 लगाना पड़ा। ऐसे ऐसे 5 चक्कर लगाने हैं। तो 320 का गुणा कर दोगे 5 से, 1600 आएगा, हाँ या ना। 1600 क्या आएगा, मीटर। लेकिन आप ऑप्शन में देखो तो आपको आंसर में है ना 1600 क्या आएगा, मीटर। अच्छा 1 किलोमीटर में आप लोग देखोगे 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 1600 मीटर में कितने आएंगे, 1.6 किलोमीटर। ऐसा मत समझ लेना कि 1 जीरो कम लग गई गलती से, नहीं। इसलिए डानपुर का कंप्यूट किया है आपको। 1000 मीटर का मतलब क्या होता है, 1000 मीटर का मतलब हो गया 1 किलोमीटर। तो 1600 मीटर का मतलब हो गया 1.6 किलोमीटर। आंसर जो है मेरे भाई इसका सी हो गया। अगला क्वेश्चन देखें, बहुत ही शानदार गजब क्वेश्चन, एक बार आप लोग हिंदी में इंग्लिश में और पढ़ लीजिए। चलिए, टाइम टेकन टू फिल ए वाटर टैंक ऑफ साइज 2 मीटर बाई 150 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर बाई ए टैप विद स्पीड 20 लीटर प्रति मिनट इच, है ना। अब देखिए अगला हिंदी में देखिएगा आप ना, रीट वाले तो हिंदी वाले होते ज़्यादा थे। 2 मीटर 1.5 मीटर और 1 मीटर माप के टंकी के नल को द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भरने में कितना समय लगेगा। पहले देखिए कि टंकी की धारता कितनी है। भाई मुझे ये काम पहले ये पता हो, समय तो तब देखेंगे, तब मुझे ये पता हो कि काम कितना करना है। तो सबसे पहले देखोगे टंकी की धारता, क्या, टंकी की धारता, टंकी की धारता। अब कुछ लोग कन्फ्यूज होंगे, सर ये टंकी बेलनाकार है या घनाभाकार है। अगर बेलनाकार होती तो कहीं ना कहीं त्रिज्या का इजाफा करता, त्रिज्या के बारे में कोई ना कोई जिक्र करता। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है, कि मतलब घनाभाकार आकृति क्या है, ये टंकी। भाई टंकी घनाभाकार भी हो सकती है और आपकी बेलाकार भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब साफ साफ ये कहना चाह रहा है कि घनाभ की है। और इसकी धारता कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 2 गुणा 1.5 गुणा 1, तो यहाँ से आएगा 3 मीटर। क्या आएगा, 3 मीटर क्यूब, क्यों 1.5 तो नहीं, 3 मीटर क्यूब। वॉल्यूम निकाला है ना, धारता हमेशा क्यूब आएगा, 3 मीटर क्यूब। अब इसने तो ये पूछा है कि भरने में समय कितना लगेगा। ज़्यादातर लड़कों ने इतना कर लिया, पर यहाँ पर अटक गए। भाइयों आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको ध्यान रखना है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब कभी आ जाए, आपका सेंटीमीटर में आ जाता है। 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर होता है। 2021 में ऐसे दे दिया, मीटर में दे दिया, और 1 मीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1000 लीटर। ये ध्यान रख के जाना है आप लोगों को, ठीक है। कल के लिए आपको सेंटीमीटर में दिया होता
तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ये दिक्कत आ सकती है लड़कों को, 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर, इसका मतलब 3 मीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया, 3000 लीटर। तो तो टंकी में जो पानी आ सकता है वो 3000 लीटर आ सकता है। बढ़ने की स्पीड का है 20 लीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में 20 लीटर बढ़ सकता है। इसका मतलब कितना आएगा, भाग दे दो 20 का, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटोगे 150, इसका मतलब 150 मिनट लग गई। इस टंकी को बढ़ने में कुल कितना समय लग गया, 150 मिनट लग गई। एक बार फिर से सुनोगे, टंकी कैसी है, घनाभाकार, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बात कर रहा है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, 2 गुणा 1.5 गुणा 1, 3 मीटर क्यूब। अगर वॉल्यूम पूछा जाता 3 मीटर क्यूब आ जाता, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है समय, तो इसका मतलब पहले ये देखो कि 3 मीटर क्यूब होता कितना है। इसके लिए मैंने आपको 2 चीज़ें लिखा दी हैं, कभी सेंटीमीटर क्यूब में पूछ लिया जाए 1000 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर होता है, और 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। तो 3 मीटर क्यूब कितना आएगा, 3000 लीटर। हाँ, 20 लीटर के हिसाब से बढ़ना है तो बताइए 150 मिनट लगेंगे आपको, 150 मिनट। अब 1 घंटे में 60 मिनट होती है ना, तो ये 9 मिनट तो नहीं लगे भाई, ये 1 घंटा 60 और 30 90 मिनट ही वेट पर आए, ये 60 मिनट ही दिया है, ये वाला ऑप्शन हो गया, क्योंकि 60 दूनी 120 मिनट ये और 30 मिनट ये। 150 मिनट का मतलब क्या होता है, 2 घंटा 30 मिनट, सभी जानते हैं। चलिए, शानदार क्वेश्चन था, बढ़ गया है ना। देखिए आपको मैं परिभाषा, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं कोशिश करूंगा याद कराने की बहुत बढ़िया ट्रिक से। देखिए दर्पण, यहाँ पर आपको शब्द पकड़ना है दर्पण, और दर्पण काय में होते हैं, वैन में होते हैं। किस में होते हैं, दर्पण काय में होते हैं, वैन में। दर्पण का मतलब हो गया कांच, तो कांच काय में होते हैं, दर्पण काय में होते हैं, बताइए। दर्पण को आप हॉगवैन है ना, तो इसमें वैन शब्द पकड़िएगा, हॉगवैन है ना, हॉगवैन, हॉगवैन। आप तो यहाँ पर बैन शब्द पकड़िए, बैन, और बैन में क्या होते हैं, कांच, कांच को क्या बोलते हैं, दर्पण। तो दर्पण किसने कहा है, सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण हॉग बैन ने। ऐसे याद कर सकते हो, बैन में दर्पण होते हैं, कांच होते हैं, आपको ऐसे ध्यान रखा जाएगा। आगे भी मैं जोड़ूंगा, बताऊंगा। द एक्ट ऑफ कॉम्बिंग सेपरेट पार्ट्स, दिस मैटर्स इट्स कॉल्ड। अलग अलग भागों को जोड़ना, जोड़ने का मतलब संश्लेषण, और तोड़ने का मतलब जोड़ना, है ना। छोटे छोटे भागों को जोड़ना, जैसे ये छोटे छोटे भाग हैं, इनको बड़ा भाग बना देना, इनको बड़ा भाग कर देना, संश्लेषण। जोड़ने का मतलब होता है संश्लेषण, और तोड़ना कह दे तो तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जैसे ये कोई बड़ा है, इसको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ना, तो तोड़ने का मतलब हो गया विश्लेषण। अलग अलग चीज़ का एनालिसिस करना, विश्लेषण करना, ठीक है। इसका मतलब जोड़ना, इसका मतलब सिंथेटिक मेथड। संश्लेषण का मतलब जोड़ना, विश्लेषण का मतलब तोड़ना, तो है ना, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण को सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है। भाई पहले क्या होता है, निदानात्मक परीक्षण होता है, निदानात्मक परीक्षण। जैसे आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो जाते ही दवा थोड़ी दे देता है, वो सबसे पहले आपकी नब्ज देखता है, आपकी प्रॉब्लम जानता है, वो निदान करता है। निदान का मतलब पहचान करना, किसी रोग की या किसी कमजोरी की पहचान करना क्या कहलाता है, निदान कहलाता है। तो सबसे पहले वो पहचान करता है कि बच्चे को क्या समस्या है या आप लोगों को क्या समस्या है। उसके बाद आपको उसी के अकॉर्डिंग क्या देता है, मेडिसिन देता है, निदान उपचार करता है। तो उपचारात्मक शिक्षण को सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, किस पर करती है भाइयों, है ना। जितनी अच्छी रोग की पहचान हो जाएगी, उसी हिसाब से तो दवा होगी, तभी तो आपके चेकअप होते हैं। समस्या के कारणों की सही पहचान, पहले पता चलना चाहिए कि समस्या क्या आ रही है। बच्चा जानबूझ करके लेट आ रहा है, जानबूझ करके नहीं पढ़ रहा, या वाकई में उसके घर कोई प्रॉब्लम है, तो या फिर उसकी कोई संगति खराब है, तो उसके लिए क्या करो, आप पहले उसका परीक्षण करो, उसके बाद उसकी समस्या का क्या करो, समाधान करो। तो समस्या का कारण जितना अच्छा आ जाएगा समझ में, आपको रोग की जितनी अच्छी तरीके से पहचान हो जाएगी, तभी तो आपकी जांच वगैरह होती है ना, एक्सरा करा ला, ये वाला करा ला, ये वाला, बहुत सारी पहचान होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका इलाज चलता है। कि ऐसे ही कोई इंजेक्शन लगा देता है, नहीं। ऐसे ही टीचर को क्या करना चाहिए, बच्चों की कमजोरी को पहचानना चाहिए कि बच्चा किस वजह से लेट आ रहा है, या किस वजह से समझने में दिक्कत आ रही है, वातावरण की प्रॉब्लम है या घर की कोई प्रॉब्लम है ना। तो उसके कारण का जितना अच्छा पहचान कर पाएगा, जितनी रोग की अच्छी पहचान कर लेगा, उसका इलाज इतना ही अच्छा चल जाएगा, ठीक है। गणित में के सोपानों का सही क्रम है, बताइए। परिस्थितियों की पहचान करना, सबसे पहले परिस्थितियों की पहचान करना, उद्देश्यों का चयन करना, मूल्यांकन विधियों का चयन करना, प्रमाणों की व्याख्या, मूल्यांकन विधियों का निर्माण। देखिए सबसे पहले आप पढ़ रहे हो या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ उद्देश्य है। सबसे पहले कोई भी काम होगा ना, बिना उद्देश्य के हो नहीं सकता। सबसे पहले क्या होगा, उद्देश्य होगा, ठीक है।
सबसे पहले उद्देश्य हो गया कि मुझे आप लोगों को पढ़ाना है, सबसे पहले आप लोगों को रीट की तैयारी करनी है, उद्देश्य हो गया। अब उद्देश्य होने के बाद आप परिस्थितियों की पहचान करोगे कि मुझे कहाँ पर कैसे तैयारी करनी चाहिए, है ना, मेरे पास क्या क्या साधन है, कहाँ मुझे जयपुर जाना चाहिए, क्या आप होम डिस्ट्रिक्ट से तैयारी कर सकते हैं। तो पहले परिस्थितियों की पहचान करोगे कि आपके पास है क्या, आपके पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी स्टार्ट कर दोगे। मूल्यांकन विधियों का चयन करेगा, फिर क्या करेगा टीचर जो है ना, टीचर जो है ना, अच्छा मूल्यांकन की बात हो रही है ना, तो टीचर क्या करेगा, सबसे पहले कोई पेपर लेगा और पेपर के बारे में उसको पता करना पड़ेगा कि मुझे गणित सब्जेक्ट का लेना है, किस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है, ज्ञानात्मक, भावनात्मक या क्रियात्मक। तो सबसे पहले उद्देश्य का चयन करेगा, मुझे इस उद्देश्य की प्राप्ति करनी है कि बच्चे को किस तरीके से मुझे आंकना है। उसके बाद परिस्थितियों की पहचान करेगा, है ना, बिल्कुल आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, किसके तरह आप कर सकते हो बच्चे का। और फिर उसके बाद क्या करेगा, मूल्यांकन विधियों का चयन करेगा, क्या करेगा, मूल्यांकन विधियों का चयन, कौन सी विधि उस परिस्थिति के अनुसार सही रहेगी, जो अपने पास अवेलेबल है उसमें से कौन सी विधि का सही चयन किया जाएगा। फिर क्या करेगा, चयन कर लिया, उसके बाद उनका क्या करेगा, निर्माण करेगा भाई, उसके हिसाब से पेपर वगैरह सेट करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा, प्रमाणों की क्या कर देगा, व्याख्या के लो भाई आपके बच्चे का ये रिजल्ट आया है, बाद में क्या कर देगा, उनकी व्याख्या कर देगा। ठीक है, तो 213 213 इसका आंसर आएगा, कहीं है क्या, बिल्कुल मेरे प्यार साथियों 214 ऑप्शन फर्स्ट में ही मिल गया, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्या, फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखें मेरे प्यार साथियों। ठीक है, अब एक छात्र ने उसे इस प्रकार पढ़ा, एक छात्र है ना, एक सेंटेंस कट गया, एक छात्र ने, इसमें आगे लिखा था एक छात्र ने, एक छात्र ने, है ना, संख्याएं थी, जैसे एक संख्या थी, संख्या कट गई है यहाँ पर, 306 थी एक संख्या 406 थी और 408, इस तरीके से 40 20 420 ये संख्या थी, 40 20। अब 306 36, बच्चा 306 नहीं पढ़ पा रहा, बच्चा 36 पढ़ रहा है, 306 को 36 पढ़ रहा है, पहले 30 पढ़ रहा है फिर 6। बच्चा 406 नहीं पढ़ना चाह रहा, जानता 46 पढ़ रहा है, बच्चा 40 8 पढ़ रहा है 408 को, और बच्चा 40 20 4 यार 20 को 40 20 पढ़ रहा है। तो बताइए क्यों ऐसी त्रुटि कर रहा है, उसको क्या ऐसी नॉलेज नहीं, क्या इसको जानकारी नहीं है जिसकी वजह से वो ये गलती कर रहा है, 306 की जगह पे 36, 406 की जगह पे 46 पढ़ रहा है। तो इनमें से कौन सा उसकी त्रुटि होगी, कमी, त्रुटि का मतलब होता है कमी। छात्र को गणित की कक्षा अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है, तो और कक्षा हुआ लगती है नहीं, अगर छात्र को अच्छी नहीं लगती तो वो ये भी नहीं पढ़ता, आराम से घूमता फिर। तो छात्र ने स्थानीय मान समझ छात्र ने स्थानीय मान की संकल्पना को समझ लिया है तथा उसको उपयोग भी है। अगर उपयोग करता तो वो 30 6 नहीं पढ़ता, वो फिर क्या नहीं पढ़ता, 30 6 नहीं पढ़ता, वो फिर वो 306 ही पढ़ता, अगर उसे स्थानीय मान की पता होता। इकाई दशा सैकड़ा का पता होता ना, इकाई दहाई सैकड़ा, तो वो समझ जाता कि सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो 300 बोलूँ, इसका मतलब उसको ज्ञान का है, उसको ज्ञान है क्या, नहीं है। छात्र गणित का अध्ययन करने के लिए उपयुक्त नहीं है, छात्र सभी सेम लेके चलने, हमें हमेशा छात्र के प्रति देखना है। आप टीचिंग एटीट्यूड या शिक्षण रुचि या, है ना, टीचिंग मेथड का कोई भी पेपर दे रहे तो छात्रों को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना है, हमें अपने आप को कमजोरी समझनी है, तभी तो हम उसके केस स्टडी करके हम उसको सुधार कर सकते हैं। हम कभी भी छात्रों को कमज़ोर नहीं ठहराएंगे, क्योंकि कमज़ोर है तो उसको आप बनाना पड़ेगा, है ना, उसको कैसे भी करके। छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता, बिल्कुल छात्र ने अभी तक स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझा है कि इकाई क्या होता है, या तो उस टीचर ने अभी पढ़ा नहीं पाया है या छात्र ने उसको समझा नहीं पाया है। ठीक है ना, तो स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझता है और उसे केवल 2 अंक की संख्याओं को पढ़ना आता है, तभी तो वो 50 30 पढ़ रहा है, तभी तो वो 50 30 पढ़ रहा है, 58 पढ़ रहा है भाई। अगर वो केवल 1 अंक ही जानता तो इसको 30 6 ना बोल करके क्या बोलता फिर, अगर 1 अंक 3 0 6, लेकिन उसको 2 अंकों की पता है तो उसने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उसको इसने 30 बोल दिया और इसको 6 बोल दिया, तो 2 अंकों की पढ़ना समझना आसान है उसके लिए। ठीक है, चलिए ऑप्शन इसका डी आ गया, सबका क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया शानदार क्वेश्चन साथियों। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है और इसमें दे भी रखा है, आपको संख्या पद्धति दे रखी है, उसमें क्लियर कह रखा है कि 1 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान, इसमें हमें 1 करोड़ तक की संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। आप 1 करोड़ 1 लाख, है ना, 1 करोड़ 1 लाख 1101 कौन सा है ना, 1101 कौन सा है, देखो 101 ये तो नहीं,
1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ तो है, इसको बोलोगे 1 करोड़। 1 करोड़ हो गया, एक क्या हो गया करोड़। उसके बाद क्या हो गया 11 लाख हो गया। कितना लाख हो गया ये 11 लाख हो गया। कितना हो गया ये 11 लाख। हमें चाहिए 1 लाख, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं है। इसको 1 करोड़ 11 लाख है ना, और 11,101 बोलोगे। इसको क्या बोलोगे 1 करोड़ 11 लाख 11,101 बोलोगे। और ये कह रहा है कि 1 लाख ना। इसको देखो ये बोल रहा है क्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 1 लाख 1,101, बिल्कुल आंसर मैच कर गया। इसको आप बोलोगे 1 करोड़ 1 लाख 1,101। तो आंसर क्या आएगा इसका बी, इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार पढ़ के देख लीजिएगा। ये भी नहीं है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ 10,101 है ये। 1 करोड़ 10,000, तो यहाँ पे लाख का तो कोई जिक्र ही नहीं है। इसका आंसर भी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, ये आता है। ये भाजकता की नियम का क्वेश्चन आता है, लेकिन इसको अलग अलग फॉर्मेट में देता है। हर रीट में आता है, लेकिन इसको फॉर्मेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। ठीक है, तो ये कह रहा है 31p5, 31p5 3 का गुणज है, मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। भाई 3 का गुणज मल्टीपल कौन होते हैं, 3, 6, 9। ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित होंगी वो 3 का गुणज कहलाएंगी। ऐसी संख्या जो 3 से डिवाइड होंगी वो 3 का गुणज कहलाएंगी। इसका मतलब ये संख्या 3 से डिवाइड है। अब 3 की भाजकता के लिए क्या करते हैं अपन, डिजिटल सम करते हैं। 3 की भाजकता के लिए क्या करते हैं, डिजिटल सम, अंकों का योग करते हैं। क्या करते हैं, अंकों का योग। यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, यदि अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, संख्या 3 से विभाजित होती है, तो इसको जोड़ो 3, 1, 4, 4, 5, 9। इसका मतलब ये जोड़ने पर क्या आएगा 9 प्लस पी। क्या आएगा 9 प्लस पी आएगा। भाई संख्या को तो मैंने अलग से जोड़ लिया, 3, 1, 4, 5, 9, 9 को तो मैंने अलग से जोड़ दिया, 9 प्लस पी कर दिया। क्या कर दिया 9 प्लस पी कर दिया। ठीक है, 9 प्लस पी, 3, 1, 4, 5, 9 प्लस पी। अब देखो इसमें मैक्सिमम क्या मान हो सकता है भाई, 9 हो सकता है। कैसे कि 9, 9, 18, ऑप्शन से देख सकते हो 9 और 9 18। क्या 18 में 3 का भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। इसका मतलब पी का मान क्या आएगा 9 आ जाएगा। क्या आएगा 9, क्योंकि 9, 9, 18 हो जाएगा, 3, 6 18। क्वेश्चन अगला देखिएगा, इसका मान ज्ञात करना है कि इसका मान क्या आएगा। साथियों बोर्ड मास आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, बोर्ड मास बी, बोर्ड मास है ना। हालांकि इसमें यहाँ पर ब्रैकेट नहीं आया, ब्रैकेट ऑफ का डी डिवाइड ए मल्टीप्लाई ए एडिशन सब्ट्रैक्ट है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होता है भाई, सबको एज रखना है। 25 का 25 आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, 12 गुणा 33 आ जाएगा, माइनस पहले क्या करोगे भाग करोगे, 5 का भाग दोगे 5 बार। अब देखिए इसको करोगे आप, तो आप इसको करना ही पड़ेगा क्योंकि ये वटे की फॉर्म में भी दिया है। हालांकि वटे की फॉर्म में तो आएगा ही नहीं, वटे की फॉर्म में तो आएगा ही नहीं। इसके ऑप्शन देख लो, ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। वटे की फॉर्म में तो आएगा नहीं। ठीक है, ये भी बटे की फॉर्म में है तो ये तो आएगा नहीं। ठीक है, अब इनमें से कौन सा आएगा, तो इसका इकाई अंक 5 हो गया, इसका इकाई अंक 5 हो गया, तो 5 से 5 कट जाएगा, इसका मतलब 6 आएगा। वैसे 33 गुणा 10 करोगे 330, तो समथिंग ये आएगा, क्योंकि 33 का गुणा 10 से करोगे ना तो 330 आएगा। तो इतनी बड़ी संख्या तो प्राप्त हो नहीं सकती, इसका मतलब ये आएगा, क्योंकि 1200 तो प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर 33 दूनी 66, 33 से 39, प्लस 25 में से 5 गया तो 20, 6 39 तो 41, 416। आप ऐसे कर सकते थे भाइयों कि यहाँ पर बटे का तो कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है, तो बटे वाले दो ऑप्शन गए। अब देखोगे यहाँ पर 12 से 16 है भाई, इसको गुणा करके देखो, 33 का गुणा 10 से करोगे या 15 से भी करोगे, 30 कर लो, 30 का गुणा 15 से भी करोगे तो 450 हो गया। तो 450 450 के समथिंग आ रहा होगा। 400 450 के समथिंग संख्या कौन सी है, केवल सी है। तो सी आ गया। पूरा सिंपल नहीं करना है आपको, ये तो मैंने कर दिया, मुझे तो टेबल याद थी, लेकिन आप लोगों को नहीं याद होंगी तो कहाँ से करोगे। ये एकदम स्टार क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना। ये बार बार जब पूछे जाने वाला क्वेश्चन है ना। अब ये रीट में बाद में आते हैं, पहले ये एसएससी किताबों में मिल जाते हैं। अगर आप एसएससी कोई किताब पढ़ रहे हो ना तो ये क्वेश्चन आपको पहले मिल जाएंगे, वो बाद में रीट में आ जाते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, पहले रीट का पढ़ते हैं, अब जो बाद में आ जाते हैं तब पढ़ाने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजित हो। इसका मतलब लासा लेना है। क्या लेना, लासा, 1 का 2 का, छोटी से छोटी के लिए लासा लेंगे 3 4 5 6। और ये बहुत पहले का मेरे कम्युनिटी पोस्ट में पढ़ा है क्वेश्चन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हो। तो इनका लासा देखिए, लासा में क्या होता है, जैसे 4 और 8 का लासा ले रहे हो तो यहाँ पर 4 कट जाएगा, 8 बचेगा। हमेशा छोटी संख्या कट जाती है, हमेशा छोटी संख्या क्या करते थे, काट देते हैं। 1 का भाग सब में जा रहा है, कट जाएगा। 2 का भाग किसी संख्या में जा रहा है क्या, 4 में जा रहा है, कट जाएगा।
3 का भाग इनमें से किसी संख्या में जा रहा है क्या? हाँ जा रहा है। उन संख्याओं को आप लोग काट दोगे जिनका भाग किसी ना किसी संख्या में जा रहा है। मुझे बताओ 4 का भाग किसी में जा रहा है क्या? सर 4 का भाग 8 में जा रहा है, कट गया। 5 का भाग किसी संख्या में जा रहा है क्या? 10 में जा रहा है, तो कट गया। इसका मतलब आप केवल 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लो। 6, 7, 8, 9, 10 का एलसीएम ले लो बस, है ना। इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेना आप जानते ही हो, है ना। इसका आंसर फिर 2520 आएगा। क्या आएगा? 2520, क्योंकि ये तो मुझे खूब सारा ऑफलाइन में पूछा गया है, इसलिए मुझे इसका आंसर भी याद है ना। 3 कट जाएगा क्योंकि 3 का भाग जा रहा है। इनका गुणा कर लीजिएगा आप, इन सब का क्या कर लीजिएगा? गुणा कर लीजिएगा। तो ये कितना आएगा? 2520। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला ये कह रहा है कि 3 तथा 4, 5 के स्थानीय मानों का गुणनफल, है ना। तो 3 का स्थानीय मान निकालो, 4 का स्थानीय मान और 5 का। सबसे पहली बात तो 5 का तो 5 ही आ रहा है। 4 का कितना आ रहा है सर? 4 के बाद एक अंक है। स्थानीय मान निकालने के लिए जितने अंक बाद में होते हैं उतने जीरो लगा देते हैं, और कोई अंक नहीं है 5 के बाद, तो 5 अकेला आएगा। 4 के बाद एक अंक है तो एक जीरो आएगा। 3 के बाद कितने अंक है बताइए? 3 के बाद एक अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4, 5, तो 1, 2, 3, 4, 5। इसको गुणा करिएगा। 3 चौक 12 पंजे 60, 60 तो ये आ गया। 3 चौक 12 पंजे 60, 5 जीरो ये, 6 जीरो ये, 1 जीरो ये, 6 जीरो आएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 6 के बाद 7 जीरो, 6 के बाद 7 जीरो, तो 7 जीरो यहीं मिल लेंगे ना। सबसे पहले 5 का स्थानीय मान देखा, 5 के बाद कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो नहीं आएगा। 4 के बाद एक अंक है इसलिए एक जीरो आएगा, 40 हो जाएगा। 3 के बाद कितने अंक है? 5, इसलिए 5 आ जाएंगी जीरो, है ना। अब आप इनको गुणा करोगे, 3 चौक 12 पंजे 60, क्योंकि इसने गुणनफल पूछा है। उसके बाद 5 जीरो ये और 1 जीरो ये, 6 जीरो हो जाएगी। 60 पर 6 जीरो, आंसर कौन सा बन जाएगा भाई? डी बन जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला 11 नंबर, है ना। 2 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अभाज्य संख्या में अंतर। देखिए कभी भी आपको 2 अंकों की पूछिए बड़ी संख्या तो 97 ले लीजिएगा। 3 अंकों की पूछी जाती तो 997, 4 अंकों की 9 या 997। आपको भाई आज तो इसने 2 अंकों की पूछ लिया, कुछ लोगों को पता होगा, कल के लिए 3 अंकों की पूछ ले तो बड़ी छोटी निकालना अपने लिए आसान होगा, लेकिन बड़ी संख्या निकालना थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा अपने लिए। तो आपको क्या करना है भाई, बाकी तो 9 के रखने हैं, एक 7 का रखना है। जैसे आपसे पूछा जाए 5 अंकों की तो 4 9 9 के लिख दो, ये ट्रिक ध्यान रखना, एक 7 का रख दो, इस तरीके से। अभी आपको 2 अंकों की पूछिए तो एक 9 का आएगा, बाकी 7 का आएगा, है ना। और छोटी तो आपको पता ही कौन सी होगी? 11। जब इनको माइनस करोगे डिफरेंस देखोगे तो 86 इसका करेक्ट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आ जाएगा आप लोगों को। तो ये मैंने ट्रिक बताई उसको थोड़ा सा ध्यान में रख के क्वेश्चन करेंगे। 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है, तो 25 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिएगा। किसका? 25 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि 12 दर्जन पेनों का मूल्य 720 है ना, तो 25 पेनों का मूल्य, अगर देखिए 12 दर्जन का 720 है तो 1 दर्जन का मूल्य निकाल सकते हो ना। 1 दर्जन का मूल्य बताओ कैसे निकालोगे? अगर 12 दर्जन 720 के हैं तो 1 दर्जन कितने का आएगा? 720 बट्टे 12, हाँ या ना। तो 1 दर्जन कितने का आ गया? 60, और 1 दर्जन का मतलब हो गया 12। 12 पेन, 12 पेन कितने के हो गए? 60 के। तो एक पेन कितने का मिल गया? 5 रुपये का। एक पेन कितने का मिल गया? 5 रुपये का। आपको पेन कितने निकालने? 25। अगर एक पेन 5 का है तो 25 पेन कितने के आएंगे बोलो? 25 गुणा 5, 25 गुणा 5 125 रुपये। कितने? 125 रुपये इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार फिर से तो कहेंगे, 12 दर्जन अगर 720 के हैं तो 1 दर्जन 60 का हो गया। 1 दर्जन का मतलब 12 पेन। 12 पेन अगर 60 के हैं तो 1 पेन 5 का, 1 पेन 5 का, तो 25 पेन 125 के। कहीं पर आंसर दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन और रहेंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रहेंगे कुछ। ये वाला क्वेश्चन बहुत शानदार है साथियों, एक बार इसको इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। द एवरेज वेट ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 4 kg 40 kg। इफ 1 स्टूडेंट ऑफ वेट 50 kg हैज लेफ्ट देम, देन द एवरेज वेट ऑफ रिमेनिंग स्टूडेंट्स इज। साथियों इसमें इंग्लिश से ज़्यादा अच्छा होगा ना, तो आप हिंदी में पढ़ के आप जब जोड़ा जाएगा ना तो इसको कन्फ्यूज हो जाओगे, है ना। तो आप इसको इंग्लिश में पढ़ सकते तो ज़्यादा बढ़िया हो जाता। ये कह रहा है कि 5 स्टूडेंट का 40 है। तो आपको मैं इसके 2 मेथड बता देता हूँ। एक तो आपको डायरेक्ट बताऊँगा, एक इसका बेसिक, पहले बेसिक जान लेते हैं। रीट के लिए बेसिक भी जाना जरूरी है। 5 छात्रों का अगर औसत 40 हो जाएगा तो टोटल कितना होगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, एक छात्र और, है ना, 5
5 छात्रों का औसत वजन, इसको इंग्लिश से क्लियर करिएगा, इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। द वेट एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट 40 के जी, हाँ बिल्कुल। इफ़ 1 स्टूडेंट इज, इनमें से एक का कितना है, एक स्टूडेंट का कितना है 50, तो 50 वाला चला गया, 200 में से 150 वाला चला गया, इसका मतलब 150 वेट बचेगा। लेकिन स्टूडेंट अब आपके पास कितने बचेंगे, 4 बचेंगे भाई, 5 स्टूडेंट थे। इसमें हिंदी में मिस्टेक है भाइयों साथियों, इंग्लिश के अनुसार करना, लेफ्ट है ना, लेफ्ट बोल रहा है ना यहाँ पर, लेफ्ट शब्द, इससे आप लोग इस क्वेश्चन को कर पाओगे, हिंदी में तो इसको कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा फिर, 37 चौके 148 और ये 5, तो 37.5 आएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, अगर 5 स्टूडेंट हैं, उनका एवरेज 40 है, तो 40 पंजे 200 हो गया, 200। एक स्टूडेंट 50 के जी, अब जोड़ा जाता है, या तो मिस्टेक हो गई है, छोड़ा जाता है तभी तो शेष शब्द लगाए, बाकी शेष जोड़ा जाता तो शेष शब्द नहीं आता, तो इसमें छोड़ा की जगह पे जोड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, जोड़ा नहीं छोड़ा जाता है। लेफ्ट शब्द लिखा है ना, तो आप इससे पकड़ सकते थे इसको। 200 में से 50 किया तो 150 के जी बचा, कितना बचा 150, क्योंकि एक 50 वाला निकाल दिया। 150 स्टूडेंट कितने बचे भाई, 5 थे, एक चला गया, 4 बचा, 4 का भाग दोगे तो 37.5 आएगा। ठीक है साथियों, तो इसको आप ऐसे कर सकते थे। एक और मैं आपको तरीका बताता हूँ, सेकंड मेथड, कि भाई सबका कितना है, 5 का 40 है। अगर 40 का कोई कैंडिडेट जाए या आए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 50 के जाने से क्या पड़ेगा, फ़र्क पड़ेगा। 50 के जाने से फ़र्क पड़ेगा, कितने का फ़र्क पड़ेगा भाई, 10 का फ़र्क पड़ेगा। भाई 40 के सभी होते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन 50 वाला जाएगा तो हमारा वेट कम हो जाएगा ना। ज़्यादा वाला इंसान, अरे हम में से अमीर इंसान जाएगा तो हम लोग गरीब रह जाएंगे, और जब गरीब वाला जाएगा तो हम अमीर हो जाएंगे, ये ध्यान रखना। तो 50 ज़्यादा वाला जा रहा है ना, तो इसका मतलब हमें लॉस हो जाएगा। अब शेष कितने बचाएंगे, 4, 4 को बांट देंगे, तो ये आएगा 40 माइनस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, तो ये कितना आएगा 37.5। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ऑप्शन भी दिखा देता हूँ अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड में देखो, ये रहा आंसर, तो इसका आंसर क्या था, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर था, 37.5। ये ध्यान रखना, ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में करते तो दिक्कत नहीं आती। एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य पर 330 रुपये में बेची जाती है, वस्तु का क्रय मूल्य साथियों 100% क्रय मूल्य होता है ना। 10% लाभ का मतलब हो गया 110, 110 की वैल्यू 330 हो गई। 1% कैसे निकालोगे, भाग दे करके, भाई विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकाला है तो 100, 0 से 0 11 थी 33, तो आंसर कितना आएगा 300 रुपये। 300 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार, लेकिन ईजी क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा। ठीक है, 330 बटे 110, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य दिया है और परसेंट में 110 है, निकालना क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य से जो चीज़ दी होती है उसका परसेंट नीचे आ जाता है, जो निकालना होता है उसका गुणा कर देते हैं, ये ध्यान रख सकते हो आप। जो निकालना है उसका परसेंट ऊपर आएगा, 3 गुणा 100 300 रुपये, ऐसे भी कर सकते हो इसको। 300 इसका करेक्ट आंसर आएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था, उम्मीद नहीं था इतना ईजी क्वेश्चन दे देगा, पर आपका भाग्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन ए स्कूल अंडर श्रमदान कैंप 12 स्टूडेंट किल फॉर 7 आवर्स, if equal part needs to be cleaned 6 hours, then how many students will be required? एक विद्यालय में श्रमदान शिविर में अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे में सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे में साफ करना होगा तो कितने, MDH वाला क्वेश्चन हो गया सर, M1 D1 H1, MDH वाला क्वेश्चन हो गया। MDH वाला, सॉरी MDH वाला क्या हो गया क्वेश्चन हो गया, MDH वाला है ना, क्या होता है M1 D1 H1 बट्टे W1 बराबर होता है M2 D2 H2 बट्टे W2, है ना। अब जरूरी नहीं है कि सारी चीज़ दी हो। M का मतलब हो गया मेन, D का मतलब डे, M बराबर क्या हो गया, M बराबर हो गया मेन, M का मतलब क्या हो गया कितने आदमी थे, D का मतलब हो गया कितना डे थे, दिन थे, H का मतलब हो गया आवर कितने घंटे थे, और W का मतलब हो गया वर्क काम। ठीक है, अगर काम के बारे में जिक्र होता है तो यहाँ पर M कितना है, पहले कितने आदमी हैं, M1 का मतलब हो गया पहले आदमी 12 है। अब आदमी का मतलब छात्र भी काम करने वाले हो सकते हैं, 12 आदमी, D1 दिया नहीं है, 7 घंटे दिया है 7, काम कितना होता है हमेशा एक होता है। M2
M2 मतलब छात्रों की संख्या दी नहीं है, अब ये हमें निकालनी है, बट्टे 6 घंटे है ना, 6। तो 6 से काटोगे 12 कितनी बार, 2 बार। M2 बराबर कितना हो गया, 14। तो 14 इसका आंसर आएगा, क्या, 14। 14 मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्या आएगा, 14 इसका करेक्ट आंसर आएगा। 7 दूनी 14 है ना, 14 ऑप्शन है क्या, ऑप्शन नंबर पहला है ना। 12 × 7 बराबर M2 × 6, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। सिंपल था यार। चलिए क्वेश्चन ये वाला सोचने लायक करने वाला क्वेश्चन था, जिसको करने में वास्तव में मजे आएंगे। 20 मीटर लंबी, 5 मीटर ऊंची और 50 सेंटीमीटर चौमोटी दीवार, जिसमें 2 दरवाजे भी लगाने हैं, और इसमें कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले ये देखो 3D आकृति है। सबसे पहले दीवार का आयतन देखोगे, दीवार का आयतन। जब भी हमें संख्या पूछी जाती है तो 2D में तो क्षेत्रफल निकालते हैं और 3D में आयतन। तो ये 3D है, दीवार का आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लंबाई कितनी है, 20 मीटर। मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करूँ तो 20 × 100 आ जाएगा। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 5 मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे तो 100 से गुणा हो जाएगा, और ये 50 है। ठीक है, तो ये हो गया दीवार का आयतन, सबसे पहली बात। अच्छा, इसमें से आपको ये करना है, इसको सॉल्व करिए, करना पड़ेगा सॉल्व, क्योंकि हमें पूरे पे थोड़ी ना दीवार लगानी, हमें दरवाज़ों का घटाना है। तो 2 एकम 2, पंजे 10, पंजे 50। 2 एकम 2, पंजे 10, 10 एकम 10, 10 पंजे 50। 1 2 3 4 5 6, तो 50 × 10⁻6 हो गया इसका पूरी दीवार का आयतन। अगर मुझे पूरी दीवार में ईंट बिछानी होती तो इसका पूरा वॉल्यूम ये होता, लेकिन मुझे पूरी में दीवार नहीं बिछानी, क्योंकि दरवाजे भी तो लगाने हैं। अब दरवाजे में क्या होता है, दरवाजे के कान बताइए, दरवाजे में क्या ईंट थोड़ी लगी होगी, दरवाजे में क्या ईंट लगी होगी, नहीं लगी होगी भाई। दरवाजा जहाँ पर लगा होगा फिर ईंट क्या क्या काम। ठीक है, अब दरवाजा क्या आयताकार होता है, नहीं साथी, दरवाजा घनावाकार होता है। तो इसमें लंबाई चौड़ाई दी तो ऊंचाई क्या ले, या लंबाई और चौड़ाई दी है तो इसमें मोटाई क्या ले मैं इसके। तो जितनी दीवार की मोटी होगी ना, जितनी दीवार मोटी होगी उतनी ही दरवाजे की मोटाई होगी। तो इसका मतलब क्या निकालना है, दरवाजों का आयतन, टोटल दरवाजों का आयतन निकालना है। टोटल दरवाजों का आयतन कितना है, तो दरवाजे कितने, 2 हैं, 2 से गुणा कर दोगे किसमें, 2 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर बदलोगे 100 से गुणा, इंटू 1.5 मीटर, 1.5 को भी 100 से गुणा कर दोगे, है ना। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दीवार का आयतन, दीवार का आयतन कितना हो गया, 20 × 100, ये हो गया 50 × 10⁻6। दरवाजों का आयतन कितना हो गया, 2 × 2 इतना करके, है ना, ये सब हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4, 4 एकम 4, पॉइंट से क्या हो गया, 0 हो गया। 2 दूनी 4, 4 15 चौक 60, 60 इंटू 2 3 0। एक बार फिर से देखते हैं, 2 को मैंने क्या करा, 2 × 2 × 100 कर लिया, 1.5 सही है। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 15 चौके 60, 60 कर लिया, ठीक है। अब 3 3 0 हो गई है ना, इसका मतलब ये हो गया। इसको आप क्या कर सकते हो, अच्छा मैंने इसमें अभी ऊंचाई का नहीं किया ना, अभी इसमें क्या करना है, मोटाई भी लेनी है। मोटाई कितनी होगी दीवार के बराबर, और दीवार कितनी है, 50 इंटू 50 इंटू 50 इंटू क्या करोगे, 50 करोगे, तो ये क्या आएगा, 6 पंजे 30, 30 × 10⁻, कितना आएगा, 6 पंजे 30, 3 4 1 5, 1 3 4 और 1 5, ये 5 घात हो जाएगी, मतलब ये हो जाएगा, इसको मैं करूँ तो 3 × 10⁻6, 3 × 10⁻6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻6। ठीक है, दीवार का आयतन कितना हो गया, 50 × 10⁻6, और जिसमें से
50 गुणा 10 की घात 6 और ये हो गया 3 गुणा 10 की घात 6। तो दीवार में कितने की आवश्यकता पड़ेगी? दीवार ईंट ईंट कितने की आवश्यकता पड़ेगी? 50 गुणा 10 की घात 6 में से 3 गुणा 10 की घात 6 घटा दोगे तो क्या बचेगा? 47 गुणा 10 की घात 6। इतने में आपको क्या करना पड़ेगा? ईंट लगानी पड़ेगी, है ना। और ईंट का कितना दिया है? 47 गुणा 10 की घात 6 हो गया ये। इसमें आपको क्या लगानी पड़ेगी? ईंट। और ईंट का आयतन क्या दिया है? 25 गुणा 16 गुणा 10। 25 गुणा 16 गुणा 10। तो इस तरीके से आपको ये क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। देखो यहाँ से सॉल्व करने पर क्या आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। 1 मिनट होल्ड रखिएगा, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक बार बताइएगा। जल्दी से बताइएगा मेरे प्यारे साथी, क्या आंसर आएगा फिर इसका। क्या ये सही है क्या? एक बार देखें। 20, हाँ बस 550 ये हो गया। ये इसका हो गया है ना। इसमें से 2 दरवाजे हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 100, 1.5 गुणा 100 और ये 50। तो इसको करने पर ये आ गया है ना। दो दूनी 4, 15 चौक 60, 3 गुणा 10 की घात 5 हो गया ये, ठीक है। 47 गुणा 10 की घात 5 6 हो गया, ये भी सही है यहाँ तक अपना। इसमें ईंट का करना है भाग 25 गुणा 16 गुणा 10। तो इसको आप कर लीजिएगा, है ना। इसको आने पर अभी मैं बता दूंगा आप लोगों को। चलिए तब तक अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसको होमवर्क टाइम में ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि ओ ये वाला इन द फिगर ओपी समांतर किसके है? आर एस, ये वाले कौन दिए हैं आपको। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कौन पी क्यू आर ज्ञात करना है। कौन ज्ञात करना है? पी क्यू आर। तो सबसे पहले आप इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे? इसके समांतर रेखा खींच दोगे। समांतर क्या खींच दोगे? एक रेखा खींच दोगे। समांतर क्या करोगे? एक रेखा खींच दोगे, ठीक है। अब समांतर रेखा खींचने पर आप क्या पाओगे? समांतर रेखा खींचने पर आप क्या पाओगे बताइएगा। इसका मेरे भाइयों जो आंसर आएगा ना उस वाले का करने पर क्या आएगा? ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, बाकी अपना सब सही है, बस इसको सिंप्लीफाई करना था। और सिंप्लीफाई करने पर क्या आएगा? 11,750। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 11,750 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में ये आपको करना था, ठीक है। इसमें आप देखोगे अगर ये समांतर रेखा है तो ये 80 हो जाएगा। आसन्न कोण एक ही तरफ बने, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने कोणों का योग 180 होता है, ये 40 हो जाएगा। अब ये छोड़ करके 180 होना चाहिए। एक ही तरफ रेखा पे बने कोणों का योग 180। तो आप ये देखोगे क्या 80 प्लस एक्स प्लस 40 ये सब जोड़ करके 180 आना चाहिए। तो यहाँ से आप x बराबर 180 माइनस 80 40 120
60। तो x का मान क्या आएगा 60। 60 मेरे भाइयों इसका करेक्ट आंसर आएगा। 60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और रह गए हैं। मिलान चिन्हों का उपयोग कीजिएगा। आप क्या होता है 5 पर जैसे ही 5 आ जाता है ना, जैसे 1 2 3 4, 5 पे इस तरीके से कर देते हैं 1 2 3 4। 5 आने पर ये होता है 5 और 4 क्या हो गया 9। तो आप देखोगे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, कौन सा ये है ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया सी, क्योंकि ये भी नहीं है। 5 और 4 कितना हो गया 9 हो गया। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 24,000। 24,000 है। एक व्यक्ति का मासिक वेतन कितना है 24,000। उसके शिक्षा पर किए गए व्यय की पाई चार्ट पर आने वाले त्रिज्य खंड का 60 डिग्री है। भाई टोटल 360 होता है ना, 360 में से 60 डिग्री बना रहा है किसका केंद्रीय कोण, किसका शिक्षा पर व्यय। तो शिक्षा पर व्यय कितना आएगा, यही तो शिक्षा पर व्यय आएगा, बराबर क्या आएगा शिक्षा पर व्यय। ठीक है 24,000 का 60/360, जीरो से जीरो कैंसिल होगा, 6 से काटोगे 6 बार, तो आंसर क्या आएगा 4,000। 4,000 मेरे भाइयों करेक्ट आंसर आएगा। रुपए कितने आ जाएंगे 4,000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, तो आज हमने 2021 का पेपर किया। उम्मीद आप सभी को अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से जुड़ी रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।